जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम विश्वविद्यालय के सेमेस्टर 4 और 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो आज का हमारा विषय है हिंदी गद्य का सामान्य परिचय एवं हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास। वह कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, SOL, इग्नू आदि। तो आज हम हिंदी गद्य का सामान्य परिचय के बारे में समझेंगे और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ। हिंदी गद्य की जो यात्रा है वह काफी लंबी है। वस्तुतः लोक से प्राप्त अनुभव और स्वभाव ही साहित्य का कच्चा माल है। इसे साहित्यकार अपनी कल्पना के माध्यम से एक नए रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन हर अभिव्यक्ति को साहित्य नहीं कहा जा सकता। आधुनिक काल से पहले काव्य का प्रचलन था। आधुनिक काल के आगमन के साथ ही गद्य का विकास होने लगा, जो हम आज हिंदी गद्य के रूप में देखते हैं। आइए देखते हैं हिंदी गद्य का सामान्य परिचय। जो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को गद्य काल कहा क्योंकि इस काल में गद्य का विकास हुआ। इससे पहले काव्य ही भाषा हुआ करती थी साहित्य की। आधुनिक काल में अर्थात 19वीं शताब्दी में पद्य के स्थान पर गद्य को बढ़ावा मिला। 19वीं शताब्दी के मध्य से हिंदी गद्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की। उस समय के रचनाकारों ने समाज सुधार एवं जन जागरण के लिए गद्य का सहारा लिया। लोगों तक अपनी पहुंच पहुंचाने के लिए, अर्थात लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाने के लिए अधिकतर समाज सुधारकों ने, रचनाकारों ने हिंदी गद्य का साथ लिया। क्योंकि उस समय आम बोलचाल की भाषा गद्य हुआ करती थी। गद्य यानी खड़ी बोली हिंदी। वो अपने व्यवहार में इस भाषा का प्रयोग करते थे। तो रचनाकारों ने और समाज सुधारकों ने इसी को अपना लिया, जिससे उनकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने विचारों को, अपने सुधार किए गए कार्यों को लोगों के बीच में आसानी से पहुंचा सके। आधुनिक काल से पूर्व भी कुछ गद्य रचनाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनका विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस पे एक गद्य में इतना विकास नहीं हो रहा। उन गद्य को ध्यान में रखते हुए रचनाएं नहीं लिखी गई। गद्य का वास्तविक विकास आधुनिक काल से ही माना जाता है। जो मूल रूप देखते हैं या जो हमारे सामने गद्य का जो रूप है वो 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरुआत से शुरू होकर आज हमारे सामने इस रूप में आया है। गद्य की पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी साहित्य में गद्य की रचनाएं अधिक नहीं थी। उससे पहले जो भी साहित्य की रचनाएं लिखी जाती थी वो अधिकतर ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। भाव की व्यक्ति काव्य भाषा में होती थी, लेकिन बोलचाल की भाषा तो गद्य ही थी। जो बोलचाल की भाषा थी वो सामान्य तौर पर गद्य ही थी। आप कह सकते हो हिंदी खड़ी बोली। ब्रज भाषा का गद्य रूप। पहले हम ब्रज भाषा के गद्य रूप के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। आधुनिक काल से पूर्व साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। जो आधुनिक काल से पूर्व, आपको पता है जो हमारा हिंदी साहित्य है 4 काल खंडों में विभाजित है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। तो आधुनिक काल से पूर्व जो रीतिकाल है या भक्ति काल है, उसमें अधिकतर जो साहित्य की भाषा रही है वो ब्रज भाषा ही रही है। अंततः आधुनिक काल से पूर्व जो गद्य रचनाएं प्राप्त होती है उनकी भाषा ब्रज ही थी। ब्रज भाषा में जब काव्य सर्जन हो रहा था उसी समय जनसाधारण में ब्रज भाषा का गद्य रूप भी विकसित होने लगा था। क्योंकि जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो लोग आपस में व्यवहार करते थे, वो गद्य भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसलिए धीरे धीरे वो गद्य के रूप में भी परिवर्तित होंगे। साहित्य भाषा और बोलचाल की भाषा में अंतर होता है।
संत, महात्मा, कवि आदि अपने अपने मत या संप्रदाय के संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए ब्रज की बोलचाल की भाषा को अपनाने लगे, क्योंकि लोगों तक अगर अपनी भावनाएं पहुंचानी है, अपने विचारों को पहुंचाना है, तो लोगों की आम बोलचाल की भाषा में ही हमें व्यवहार करना होगा। तो यह उस समय के महात्मा, संत, कवियों ने समझा और फिर बोलचाल ब्रज की बोलचाल की भाषा को ही अपनाया। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने इसमें बताया है कि हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग और ब्रह्म ज्ञान से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिनके रचनाकार 1300 ईस्वी के आसपास है। अतः इसमें संदेह नहीं है कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप गोरखपंथी साधुओं की रचनाओं में मिलता है। यह राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रित भाषा रूप है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जो हिंदी गद्य की जो भाषा का रूप जो हमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है वो गोरखपंथी की रचनाओं में देखने को मिलता है, जिसका समय 1300 ईस्वी के आसपास का है। ध्यान देने की बात है कि भक्ति काल में किशन भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिले। भक्ति काल में किशन भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ देखने को मिले हैं। गोसाई विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ में ब्रज भाषा गद्य का प्रयोग किया। इसके गद्य रूप को रामचंद्र शुक्ल अपरिमार्जित और अव्यवस्थित मानते हैं। इसके बाद दो और ग्रंथ लिखे गए, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। इनका रचनाकाल विक्रम की 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। कि उससे पहले भी हमें जो ग्रंथ देखने को मिले हैं तो उनमें भी हम धीरे धीरे गद्य भाषा का प्रचलन देखते हैं कि गद्य भाषा भी उस समय धीरे धीरे साहित्य के क्षेत्र में प्रयोग होने लगी थी। संवत 1660 के आसपास नाभादास ने ब्रजभाषा में अष्टयाम नामक पुस्तक की रचना की। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। संवत 1680 के आसपास बैंकुटमणि शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य में अंगहन महामात्य और वैशाख महामात्य नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी है। संवत 1767 में संस्कृत से कुछ लेकर श्रुति मिश्र ने बेताल 25 लिखी। इस युग में ब्रजभाषा में गद्य की रचनाएं कम लिखी जाती थी। इनका मुख्य कारण यह हो सकता है कि ब्रजभाषा में गद्य की क्षमता का विकास न हो पाना, क्योंकि उस समय देख रहे थे रचनाकार कि जो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र था वो सीमित था और जो गद्य का क्षेत्र था वो विस्तृत था। अधिकतर बोलचाल की भाषा थी जो वो गद्य भाषा का ही प्रयोग करते थे, व्यवहार में लाते थे, तो उसका क्षेत्र विस्तृत था। तो हम देखा कि जो ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो सीमित है, तो उसका प्रयोग रचनाकार अब धीरे धीरे कम करने लगे और उनका ध्यान गद्य क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। ब्रजभाषा का क्षेत्र भी सीमित था, वह ब्रजभाषा क्षेत्र के बाद संपर्क भाषा के रूप में स्थापित नहीं हो पा रही थी, अतः गद्य का विकास उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। तो इसलिए लेखकों ने गद्य भाषा की ओर देखा और अपनी रचनाएं लिखने प्रारंभ कर दी। लेख खड़ी बोली ही गद्य की भाषा के रूप में विकसित हुई। खड़ी बोली गद्य। अब खड़ी बोली किस तरह से गद्य की भाषा बनी और उसका क्षेत्र कितना व्यापक है हम यहाँ पर समझेंगे। ब्रजभाषा गद्य की परंपरा कई कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली गद्य का विकास होने लगा। अब ब्रजभाषा का स्थान अब खड़ी बोली ने ले लिया था, क्योंकि खड़ी बोली जनसाधारण की बोलचाल की भाषा थी और धीरे धीरे खड़ी बोली पद और गद्य की भाषा बनने लगी। अब गद्य बोली ने पद में भी और गद्य के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया। ब्रजभाषा के बाद खड़ी बोली में साहित्य सर्जन होने लगा। इसका क्षेत्र भी विस्तृत था और लेखक रचनाकार अब ब्रज में न लिखकर गद्य में लिखने लगे। तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां ने भी खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई, जो उस समय भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसके अनुकूल भी खड़ी बोली खड़ी बोली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जो अधिकतर संपर्क भाषा के रूप में खड़ी बोली बोली जाती थी और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए जनसाधारण की संपर्क भाषा का ये प्रयोग करना पड़ता है। तो लेखकों ने इस बात को समझा और अपने अपने लेखन में, अपनी रचनाओं में, अपने साहित्य में खड़ी बोली को स्थान दिया और उसमें ही लिखने लगे। खड़ी बोली 14वीं सदी में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने लगी थी। मुगल काल में संपर्क भाषा के रूप में बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उनकी मातृभाषा फारसी थी। मुगल काल में जो मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन जो संपर्क भाषा के रूप में वो खड़ी बोली प्रयोग की जाती थी। फारसी मिश्रित खड़ी बोली की एक नई शैली का जन्म हुआ। फारसी और खड़ी बोली को से मिलकर जो नई शैली बनी, जो नई शैली का जन्म हुआ, जिसे हिंदवी या हिंदुई आदि नामों से जाना जाने लगा। अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली में पहेलियों और मुकरियां लिखी है। हम खड़ी बोली का प्रयोग अगर हम साहित्य में देखते हैं तो हमें अमीर खुसरो की मुकरियों और पहेलियों में 14वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिल जाता है। अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली का विकास दक्षिण राज्यों के रचनाकारों ने किया। दक्षिणी हिंदी के रूप में अनेक ग्रंथों की रचना हुई। 1635 ईस्वी में मुल्ला वजह ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सबरस की रचना की। अकबर के समय गंग कवि ने छंद बरन की महिमा नामक एक पुस्तक खड़ी बोली में ही लिखी, जो काफी प्रचलित भी हुई और लोगों तक अपनी पहुंच भी बनाई। वस्तुतः खड़ी बोली हिंदी का जो गढ़ है वो मेरठ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो स्थान 1857 की क्रांति का है, वह स्थान इस जनपद की साहित्यिक चेतना का भी है। जितना महत्व मेरठ का 1857 की क्रांति के साथ जोड़ा जाता है, उतना ही महत्व खड़ी बोली में भी, यानी कि गद्य में भी इस बोली का क्षेत्र व्यापक है। हापुड़ क्षेत्र के बाबूगढ़ छावनी के समीप स्थित गांव रसूलपुर में संत गंगादास का जन्म 1823 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये आधुनिक काल की खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें खड़ी बोली के पितामह भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में रामप्रसाद निरंजन ने भाषा योग वशिष्ठ नामक एक गद्य ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को पहला हिंदी का गद्य पुस्तक मानी है और रामप्रसाद निरंजन को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। आधुनिक हिंदी का उद्भव और विकास। हम अब यहाँ पर देखते हैं कि जो आधुनिक हिंदी है गद्य के क्षेत्र में, उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में पोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि पोर्ट विलियम कॉलेज का बहुत बड़ा स्थान है। इस कॉलेज की भाषा नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा नीति से अभिन्न रही है और इसी ने भारतीय भाषाओं को अपने यहाँ पर स्थान दिया, जिसके लिए अपने यहाँ पर इन्होंने शिक्षक नियुक्त किए। भारत में अंग्रेज ने अपना राज्य स्थापित किया। उस समय उन्हें भारत की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई। इस हेतु उन्हें उर्दू और हिंदी दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई। इसलिए पोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से जॉन गिलक्रास्ट के निर्देश में उर्दू और हिंदी की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर विद्यार्थियों को हिंदी और उर्दू पढ़ाने का प्रावधान किया गया, लेकिन उसके पहले भी हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी, जो मुंशी सदा सुखलाल की ज्ञानोपदेशावली और इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी मुख्य है। इससे पहले जो लिखी गई है हिंदी भाषा यानी कि खड़ी बोली में। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के कारण कई परिवर्तन सामने आए।
जैसे जैसे भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता जा रहा था, तो हमें कई परिवर्तन देखने को मिले। उनका प्रभाव भारतीय जनजीवन पर पड़ने लगा। उनमें से कुछ परिवर्तन का संबंध हिंदी गद्य के विकास के साथ है। इनमें से कुछ इस प्रकार है। धर्म। आप मानते हैं कि हम जानते हैं भारत धर्म निरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से मिलकर इस देश के विकास में योगदान रहा है। भारत में ईसाई मिशनरियों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी गतिविधियां बढ़ने लगी। अब जब ईसाई मिशनरी लोग भारत में आए, तो वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ की बोलचाल की भाषा को सीखने लगे। और तब तक वो नहीं सीखेंगे तो वो यहाँ पर लोगों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने इन गतिविधियों ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन धर्म प्रचारकों ने प्रचार के लिए हिंदी गद्य में छोटी छोटी पुस्तकें तैयार की। बाइबल का हिंदी गद्य अनुवाद किया गया। इसने भी हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा है पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाओं की जो पहुंच होती है वो जन साधारण तक अधिक होती है। अगर अपनी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होता था उस समय, तो वो पत्र पत्रिकाओं का ही प्रयोग करते थे, या पत्र पत्रिका ही ऐसा माध्यम थी जो जनसाधारण तक आसानी से पहुंच जाती थी। तो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन अंग्रेज अपनी सुविधा हेतु मुद्रण, यातायात और दूरसंचार के साधनों का उपयोग करने लगे। अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, पुस्तकें प्रकाशित होने लगी। परिणामस्वरूप हिंदी गद्य लेखन तेजी से विकसित होने लगा। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने हिंदी के प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन प्रारंभ किया। सबसे पहला जो हिंदी साहित्य की जो पत्रिका थी वो उदंत मार्तंड थी। हालांकि वह 1 साल तक इसका संचालन हो पाया। 1827 ईस्वी में यह बंद हो गई। इसके बाद 1829 में बंगदूत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1845 में पंजामित बनारस अखबार तथा 1846 में मार्तंड का प्रकाशन हुआ। इन पत्रिकाओं ने हिंदी गद्य को खूब विकसित और परिमार्जित किया। इनका ही योगदान था जो हम आज हिंदी को एक गद्य के रूप में देखते हैं। शिक्षा का प्रसार। तीसरा पॉइंट है, मेकाले ने भारत में 1835 ईस्वी में शिक्षा प्रसार के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की नींव रखी। इसमें पूर्व भारत में फारसी और संस्कृत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। जो अधिकतर शिक्षा दी जाती थी उसका माध्यम फारसी और संस्कृत था। 1823 ईस्वी में आगरा कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें हिंदी शिक्षण का विशेष प्रबंध हुआ। ये हिंदी भाषा को भी विशेष स्थान दिया गया। 1824 ईस्वी में पोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी पढ़ाने का विशेष प्रबंध किया गया। उसके लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किए गए। 1825 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी के बीच शिक्षक समिति ने पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की गई। उनमें से प्रमुख जो हैं पंडित बंशीधर की पुष्पवाटिका, भारतवर्ष से इतिहास और जीविका परिपाटी। चौथा पॉइंट है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन का भी हिंदी गद्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक काल समाज सुधार का काल था। इसी काल में भारतीय समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक आंदोलन हुए, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह। तो जनता तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए समाज सुधारकों के लिए जनभाषा की आवश्यकता पड़ी कि अगर लोगों तक अपनी बातों को, अपने विचारों को अधिक से अधिक पहुंचाना है तो हमें लोगों की भाषा में ही बात करनी होगी, अपनी बात को, जिससे हम प्रभावशाली तरीके से अधिक पहुंचा सकते हैं। जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए समाज सुधारकों के लिए जनभाषा की आवश्यकता पड़ी। हिंदी गद्य के विकास में दयानंद सरस्वती जो
जो हमारे समाज सुधारक रहे हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और विवेकानंद आदि समाज सुधारकों का योगदान उल्लेखनीय है। हिंदी गद्य के क्षेत्र, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू में पुस्तकें लिखवाने के लिए अनेक विद्वानों को नियुक्त किया, जिसमें से जो मुख्य हैं सदा सुखलाल नियाज फारसी के अच्छे कवि और लेखक थे। उन्होंने विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भगवत कथा के आधार पर सुख सागर की रचना की। इसकी गद्य व्यवस्थित थी। इंशाअल्लाह खान ने उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी लिखी। लालू लाल ने प्रेम सागर, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि गद्य लिखे। सद्दल मिश्र ने नासिकेत और पाक्यान लिखी। इसमें संदेह नहीं है कि भारतेंदु के पूर्व खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने में सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सद्दल मिश्र प्रमुख रहे हैं। एक कहने का है कि पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी हिंदी साहित्य में गद्य को महत्वपूर्ण भाषा बनाने में। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु से पहले दो राजा जिनके नाम महत्वपूर्ण है। पहला राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान उल्लेखनीय है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आम फां और खास पसंद भाषा के प्रबल पक्षधर थे। आम फैम से उनका अभिप्राय है जनता की भाषा और खास पसंद का अर्थ है। उस जमाने में अरबी फारसी बड़ा शिक्षित समाज, वे ऐसी हिंदी चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग हो। इनकी कृतियों में राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, वीर सिंह का वृत्तांत, अंग्रेजी अक्षरों को सीखने का उपाय, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल आदि उल्लेखनीय है। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी और उर्दू को दो अलग अलग भाषाएं मानते थे। उन्होंने 1841 में आगरा से प्रजाहितेश नामक पत्र निकाला। उन्होंने सरल सुबोध और सरस हिंदी का आदर्श उपस्थित किया। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी के प्रबल पक्षधर थे और हिंदी को बढ़ाने में इनका भी विशेष योगदान रहा है। अब आते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख गद्य लेखक जिन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हिंदी गद्य का व्यापक प्रसार हुआ। साहित्य रचना के पर्याप्त अवसर भी प्राप्त हुए। इसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका समय 1850 से 1885 ईस्वी का माना जाता है, ने साहित्य के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी। रामचंद्र तिवारी का मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक है। यहाँ से ही जो सही रूप में, सही माने में हिंदी गद्य का विकास होता है। तो रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली गद्य को साहित्य रूप प्रदान किया और इसी साहित्य के माध्यम से उन्होंने जन जन तक अपनी बातें पहुंचाई। उससे पहले अधिकतर ब्रज भाषा में ही रचनाएं लिखी जाती थी। कवि वचन सुधा, 1867, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य को नया आयाम प्रदान किया। इसमें इन्होंने हिंदी को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और जो भी रचनाएं हों, कविताएं हों, कहानी हो या गद्य की अन्य विधाएं हों, तो इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने उन्हें अपने अन्य पत्रिकाओं में स्थान दिया। उन्होंने गद्य के विधि विद्याओं जैसे नाटक, निबंध, समालोचना आदि में नई परंपरा का सूत्रपात किया। वे भाषा के विकास के प्रबल पक्षधर थे कि भाषा का विकास निरंतर होता रहना चाहिए। तभी उनका मानना था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल।
निज भाषा शान के मिटत न है कसूर। ये इनका जो वक्तव्य है वो हिंदी भाषा को लेकर था। क्योंकि माता कि अगर मा, मातृभाषा को ही साहित्य की भाषा होनी चाहिए। बिना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय के अनेक लेखकों को प्रेरित किया। उनके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए या बाहरी प्रभावों को बचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिए कि अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे। प्राचीन नवीन के इस संधि काल में जैसे शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसे ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं है। भारतेंदु के कुछ मौलिक नाटक हैं: विदेही हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम योगिनी, भार दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी आदि। उन्होंने अनेक नाटकों का अनुवाद भी किया। उनकी रचनाओं में प्रबल रूप से समाज सुधारक और देशभक्ति की भावना को देखा जा सकता है, जो इनकी रचनाएं अधिक लोगों तक पहुंची। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही लेखों का एक मंडल तैयार हो गया था। उन्हें भारतेंदु मंडल कवि के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतेंदु युग के प्रमुख जो गद्य लेखकों में है बालकृष्ण भट्ट। इससे पहले ये सभी लेखक ब्रजभाषा में ही लिखा करते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर, बाल मुकुंद गुप्त आदि के नाम उल्लेखनीय है। इन सभी लेखकों ने गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप के माध्यम से गद्य का विकास किया। वे अपने युग के सशक्त प्रगतिशील लेखक थे। उनके निबंध विचारात्मक होते हैं। मनोवैज्ञानिक विषयों पर गंभीर चिंतन का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय भट्ट जी को जाता है। जो मनोवैज्ञानिक विषय पर आधारित थे, गंभीर चिंतन कर इन्होंने इन मनोवैज्ञानिक निबंधों की रचना की। शुक्ल जी का कथन है कि वे स्थान स्थान पर कहावतों का प्रयोग करते थे, पर उनका झुकाव मुहावरों की ओर अधिक था। व्यंग और वक्तृता उनके लेखों में भी भरी रहती थी। अधिकतर वे अपनी भाषा में व्यंग या व्यंग का प्रभुत्व या व्यंग को शामिल कर लेते थे और वाक्य भी कुछ बड़े होते थे। ठीक खड़ी बोली के आदर्श का निर्वाह भट्ट जी ने भी किया है। पूर्वी प्रयोग बराबर मिलते हैं। वे आंख नाक आदि विषयों पर ललित निबंध भी लिखे। उनके उपन्यासों में सोवा जान, एक सुजान तथा नूतन ब्रह्मचारी उल्लेखनीय है। तो नाटकों में चंद्रसेन, शिशुपाल, वध और पद्मावती। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया, उसमें हिंदी को विशेष महत्व दिया। उनकी भाषा में व्यंग्यपूर्ण वक्तृता को देखा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी निबंध को समृद्ध किया। प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी, नागरी नीरद जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में आलोचना का सूत्रपात किया। अब जो भी रचनाएं लिखी जाती थी गद्य के क्षेत्र में, तो अब उनकी आलोचनाओं के लिए भी अब आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद जैसी साहित्य पत्रिकाओं में स्थान दिया जाने लगा। प्रेक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास ने कथा साहित्य के लिए बोलचाल की भाषा के प्रयोग का मार्ग प्रशस्त किया। यह श्रीनिवास दास द्वारा हिंदी का लिखा गया पहला उपन्यास था प्रेक्षा गुरु, जो 1882 के आसपास लिखा गया। इन लेखों के साहित्य में राष्ट्रभक्ति को भली भांति देखा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी इन लेखकों ने अपनी साहित्यिक रचना की, चाहे गद्य के किसी क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, व्यंग के क्षेत्र में, उनमें हम उनकी रचनाओं में हम भारत के प्रति राष्ट्रभक्ति भली भांति देख सकते हैं, जिससे वो लोग इन रचनाओं को पढ़ते थे और
इन रचनाओं की पहुंच अधिक से अधिक लोगों के बीच में हो सके। द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक। इसमें संदेह नहीं है कि भारतीय युग के लेखकों ने गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खड़ी बोली को गद्य की भाषा के रूप में स्थापित किया। अनेक मौलिक एवं अनुदित गद्य तैयार किए, फिर भी इनकी गद्य की भाषा में कई त्रुटियां रही। इन त्रुटियों को दूर करने का श्रेय महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है और इस महावीर प्रसाद द्विवेदी के अथक प्रयासों से ही इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है, जिसमें उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा को परिमार्जित किया। भाषा से मतलब है हिंदी भाषा को अधिक परिमार्जित किया। हिंदी भाषा को जो मौलिक रूप जो हमें मिलता है उसका अधिक से अधिक हम श्रेय देना चाहे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को दे सकते हैं। उन्हीं के अथक प्रयासों से भाषा का मानकीकरण रूप हमारे सामने आया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1903 से लेकर 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इसे महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाया। उस समय राष्ट्रीय स्वर को दिशा देने में सरस्वती पत्रिका का हाथ महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वर मतलब उस समय भारत में राष्ट्रीयता स्थापित करने, भारत में एकता स्थापित करने के लिए सरस्वती पत्रिका का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कोई भी रचनाकार अपने रचना लिखता था या अपने विचारों को, भावों को रचना के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से पहुंचाना चाहता था, तो उसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सरस्वती पत्रिका थी। लेकिन उसमें शुद्धियां और भाषा को परिमार्जित करने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इतना ही नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रवेश करके यह सिद्ध किया कि हिंदी में भी कठिन से कठिन विषय को प्रस्तुत करने की क्षमता हिंदी में है। हिंदी गद्य विद्याओं को संपन्न बनाने में इस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाषा में व्याप्त अनगढ़पन और अराजकता को दूर करके उसे सुगढ़ बनाने में इस पत्रिका का योगदान हो रखते हैं। हम यहाँ पर सरस्वती पत्रिका की बात कर रहे हैं कि जो भाषा का जो परिमार्जित मानकीकरण जो हमारे सामने है, वो उसका सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की इच्छा थी कि खड़ी बोली हिंदी अपना मानक रूप ग्रहण करे, क्योंकि इसके अभाव में महान साहित्य की रचना संभव नहीं है। जब तक भाषा का मानकीकरण रूप नहीं तैयार किया जाएगा, नहीं होगा, तब तक कोई भी साहित्य महान साहित्य नहीं बन सकता। उसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए वे सरस्वती में प्रकाशन के लिए आने वाली रचनाओं के भाषा को सुधार करके उनमें शुद्ध रूप प्रदान करते रहे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाषा का जो मानकीकरण रूप, हिंदी भाषा का जो मानकीकरण रूप जो हमारे सामने है, उसमें सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का रहा है। द्विवेदी जी ने अपने समय की राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की भावना को आत्मसात किया, इसलिए वे मध्य युग की आदर्शों का विरोध करते थे। जो मध्य युग में जो आदर्श स्थापित किए गए थे, उनका वो खंडन अपने साहित्य में करते थे और उनके विचारों को हम उनके विचारों के को हम उनकी साहित्य रचनाओं में देख सकते हैं और रीतिकालीन कला रूपों को अस्वीकार किया। जो पहले से परिपाटी चली आ रही थी भाषा को लेकर या घिसी पिटी जो रचनाएं होती थी, तो उनको उन्होंने नकारा, अस्वीकार किया और आम बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने गद्य के क्षेत्र में स्थापित किया। उन्होंने अपने युग के साहित्यकारों से साहित्य को समाज में से जोड़ने के लिए कहा। उनका मानना है कि देश की उन्नति के बारे में जानना हो तो उस देश के साहित्य का अवलोकन करना चाहिए। उनका मानना था कि अगर किसी देश के बारे में जानना है तो या देश के बारे में समझना है तो सबसे पहले वहाँ के साहित्य को समझना होगा, साहित्य का अवलोकन करना होगा या उस साहित्य के बारे में जानना होगा, जिससे हम उस देश की उन्नति का अंदाजा लगा सकते हैं। और आचार्य प्रसाद द्विवेदी का यह भी मानना था कि इस सृष्टि में ऐसा कोई भी
वस्तु नहीं है, या हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर हम लिख नहीं सकते, जिस पर हम कविता नहीं कर सकते, या जिस पर हम कोई रचना नहीं लिख सकते। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिलीचंद्र गुप्त, माधव मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, पदम सिंह शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आदि के साहित्य को समाज तक पहुंचाया। जो भी ये महान लेखक हमारे हिंदी साहित्य में जिनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है, तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका में ही इनके साहित्य को स्थान दिया, और ये महान लेखक हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत कर सके, जिससे हमारा हिंदी साहित्य एक प्रबलता के रूप में उभर कर सामने आया। द्विवेदी युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि क्षेत्रों में अनेक साहित्यकार सामने आए। इस युग में नाटक के क्षेत्र में अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत के नाटक अनुदित होकर हिंदी में आए। अब यहाँ पर यह होने लगा कि दूसरी भाषाओं के जो नाटक थे, जैसे कि अंग्रेजी हो, बंगला और संस्कृत हो, उनका अनुवाद होकर अब हिंदी में होने लगा और उन्हें सरस्वती पत्रिका में स्थान दिया जाने लगा। मौलिक नाटक लिखने में चौपट, चपेट में अंक मंजरी, जो कि सूर्यलाल गोस्वामी जी ने लिखा, रुक्मणी परिणय और जैसे उपाध्याय जैसे नाटक लिखे गए, ये सभी सामान्य नाटक थे जिन पर फारसी थिएटर का प्रभाव था, कि वो फारसी थिएटर से प्रभावित थे, और लेकिन हिंदी गद्य में वो अनुदित किए गए, लिखे गए। उपन्यास के क्षेत्र में देवकीनंदन खत्री ने महत्वपूर्ण कार्य किया, कि उन्होंने चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के नाम से तिलिस्मी और यारी उपन्यास लिखे। ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए, रचनाओं को पढ़ने के लिए, विशेषकर चंद्रकांता को, तो लोगों ने हिंदी पढ़ना सीखा, जिन्हें हिंदी नहीं आती थी और वो रचनाएं या उपन्यास को पढ़ने में दिलचस्पी लेते थे, तो उन्होंने हिंदी सीखकर चंद्रकांता या चंद्रकांता संतति को पढ़ा। तो इसमें भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने उर्दू हिंदी के मिश्रित रूप को स्वीकारा। बाद में प्रेमचंद ने इसी भाषा रूप को अपने लेखन में अधिक विकसित किया। सूर्यलाल गोस्वामी ने छोटे छोटे 65 उपन्यास लिखे। उन्होंने उपन्यास नामक एक मासिक पत्र भी निकाला। इनके उपन्यासों में चपला, तरुण, तपस्विनी, तारा, रजिया बेगम, लीलावती, लवंगलता आदि उल्लेखनीय हैं। हरिऔध ने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिकिला फूल, लज्जाराम मेहता ने हिंदू धर्म, आदर्श दंपति आदि उपन्यास लिखे। द्विवेदी युग में कहानी के क्षेत्र में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा, कौशिक, सुदर्शन, चतुर्सेन शास्त्री, राधिका प्रसाद सिंह, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद उल्लेखनीय हैं। निबंध के क्षेत्र में बाल मुकुंद गुप्त, पूरण सिंह और आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल इस युग की देन है। बाल मुकुंद गुप्त ने व्यंग और विनोद की शैली को अपनाया। उनकी रचनाएं शिव शंभु का चिट्ठा प्रसिद्ध है। इन विद्याओं के अतिरिक्त आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, रेखा चित्र आदि नवीन विद्याओं का सूत्रपात द्विवेदी युग में ही हुआ। अब आता है छायावाद युग के प्रमुख गद्य लेखक और उनका गद्य क्षेत्र में योगदान। छायावादी युग में राजनीतिक दृष्टि से महात्मा गांधी का नेतृत्व जनता को सत्य, अहिंसा और असहयोग के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान कर रहा था। राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल हो रही थी और उस समय छायावाद का युग प्रारंभ हो गया था 1919 ईस्वी से। 1919 ईस्वी के प्रथम अवज्ञा आंदोलन की असफलता, जलियांवाला कांड तथा भगत सिंह की मृत्यु जैसी घटनाओं से जनता का मनोबल कम नहीं हुआ। साइमन कमीशन के बहिष्कार तथा नमक कानून भंग जैसे जन आंदोलन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि लोगों में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितनी इच्छा शक्ति थी कि वो देश के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश पर मर मिटने के लिए तैयार थे। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खड़ी बोली में, हिंदी भाषा में, जिसका जो क्षेत्र था वो याद था। अधिक लोग अपने व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग करते थे। सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव छायावाद युग में गद्य साहित्य पर भी दिखाई देता है।
राजनीति से लेकर छायावाद तक, सामाजिक क्षेत्र तक, सब में हम हिंदी का प्रभाव देख सकते हैं। और हिंदी भाषा प्रबलता के साथ उभरी और पूर्ण रूप से ब्रज के स्थान पर अब हिंदी ने अपना स्थान ले लिया। जो भी रचनाएं लिखी जाती थी, अब वो चाहे वो काव्य के क्षेत्र में हो या गद्य के क्षेत्र में हो, गद्य की विभिन्न विधाएं हो, वो सब हिंदी में ही लिखी जाने लगी। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का व्याकरण समस्त परिमार्जित रूप स्थित हो चुका था, मतलब यानी कि हिंदी का मानकीकरण रूप। अतः विभिन्न गद्य विधाओं का विकास स्वाभाविक था, इसलिए छायावाद युग का गद्य साहित्य द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकासशील और समृद्ध रहा। अधिक से अधिक लोगों ने अपनी रचनाओं में हिंदी को महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाटक साहित्य की दृष्टि से इस युग में प्रसाद युग कहना उचित नहीं होगा, मतलब कहना उचित होगा। यद्यपि प्रसाद 1918 ईस्वी के पूर्व से नई नाटक की रचना प्रारंभ कर दी थी, पर उनकी आरंभिक रचनाएं, प्रसाद जी की सबसे प्रारंभिक रचनाएं हैं सज्जन, कल्याणी, प्रणय, प्रायश्चित आदि हैं। अपरिपक्व थी। छायावाद युग से रचित अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्वासामनी इनके प्रमुख नाटक है। आदि नाटक के माध्यम से प्रसाद ने हिंदी नाटक साहित्य को विशिष्ट स्तर और गरिमा प्रदान की, मतलब हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचाया। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटक 3 हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्वासामनी। इन तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं नाटक को साहित्यिक भूमि प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इस युग के अन्य नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, प्रतिशोध, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक सन्यासी, मुक्तिका राय से सिंदूर की ओली, रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु, उपेंद्रनाथ अश्क, लक्ष्मी का स्वागत आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में छायावाद युग को प्रेमचंद युग कहा जाता है, जिसमें से उनके महत्वपूर्ण उपन्यास सेवा सदन, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान जैसे उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास साहित्य को मनोरंजन के स्तर पर ऊपर उठा दिया और जीवन के साथ सार्थक रूप से जोड़ने का काम किया। जो इनके जो उपन्यास थे वो आम लोगों से जुड़े हुए थे, जो इनके जो पात्र थे वो आम लोगों से ही या समाज से ही लिए गए थे, तो लोगों ने इन्हें पढ़ने में दिलचस्पी जताई और हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे हिंदी का विकास और अधिक हुआ। उन्होंने समसामयिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार बनाने के बावजूद जीवन की सहज सामान्य धारा को उचित महत्व दिया। जो उनकी जो प्रमुख कहानियां, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन जैसी अनेक कहानियों का सृजन किया। उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं, जिन्होंने 600 से अधिक कहानियां लिखी हैं। शिल्प और भाषा की दृष्टि से भी उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को विशिष्टता स्तर प्रदान किया। इस युग के अन्य गद्य लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन साहिब, बेचैन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा, राधिका रमन प्रसाद सिंह, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल साकत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुदर्शन, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकर आदि। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में इसमें शुक्ल युग कहा जाता है। निबंध के क्षेत्र में इस युग को शुक्ल युग कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि नाम से संकलित हैं। अन्य साहित्यकारों में गुलाब राय, शांति प्रिय, द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा आदि उल्लेखनीय है, जो निबंध के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में विभिन्न गद्य विद्याओं की उन्नति हुई। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद तथा रामचंद्र शुक्ल इस युग के ऐसे ही कृतिकार हैं जिन्होंने एकाधिक गद्य विद्या को समृद्ध करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। प्रेमचंद ने कहानी के क्षेत्र में, जयशंकर प्रसाद ने नाटक के क्षेत्र में, रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के क्षेत्र में। यह युग काव्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गद्य के क्षेत्र में भी समृद्ध रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे छायावाद युग की। अब आता है छायावादोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखक।
हिंदी गद्य साहित्य की दृष्टि से यह युग स्वगीर नृत्य का युग रहा है। इस युग में भारत ने पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी। पराधीनता से मतलब है भारत ने अंग्रेजी दासता से मुक्ति पा ली। इस युग में विभिन्न गद्य विद्याओं का बहुमुखी विकास हुआ। जो गद्य की अनेक विद्याएं थी, संस्मरण हो, जीवनी हो, यात्रा वृत्तांत हो, निबंध हो, कविताएं हो, कहानियां हो, तो सब में बहुत तरक्की हुई। इस युग के लेखकों ने कथा साहित्य, नाटक, आलोचना के साथ साथ रिपोर्टाज और इंटरव्यू जैसी नई साहित्य की विधाओं के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करने लगे। अब और गद्य विद्याएं भी शामिल होने लगी, जैसे साक्षात्कार, रिपोर्टाज, आलोचना। इस युग में राष्ट्र के नवनिर्माण पर बल दिया जाने लगा। कथ्य की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए सर्वथा नए प्रतीक, उपमान अथवा भीम ही प्रयुक्त नहीं हुए, अपितु फ्लैशबैक, चेतना प्रवाह आदि शैलियों का भी प्रयोग किया जाने लगा। अब हिंदी गद्य का क्षेत्र काफी विस्तृत हो चुका था, लोगों तक उसकी पहुंच अधिक से अधिक हो गई थी। जो भी रचनाएं या लेखक जो भी रचनाएं लिखता था या साहित्य रचना करता था, तो वो हिंदी गद्य या हिंदी में ही अधिक करता था। इस युग के लेखक वस्तुतः मानव मन के सूक्ष्म संवेदनाओं को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। इस युग के गद्य साहित्य काव्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से वैविध्यपूर्ण है। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं जगदीश महातो, इनके जो नाटक है कोणार्क, पहला राजा, धर्मी भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैरेक्टर, तीन आंखों वाली मछली, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, हरिकृष्ण प्रेमी का आहुति, स्वपन भंग, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का समर्पण, चंद्रगुप्त विद्यारंकर का न्याय की रात, नरेश मेहता का सुबह के घंटे, मनु भंडारी बिना दीवारों का घर, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम आदि उल्लेखनीय है, जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है। इस युग में साहित्यकारों ने अनेक प्रयोग किए। इस क्षेत्र में अज्ञे ने शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, पीराचंद जोशी ने घृणामयी, सन्यासी, ऋतुचक्र, यशपाल का दादा कॉमरेड, रामेश्वर शुक्ल का चढ़ती धूप, भगवती चंद्र वर्मा का चित्रलेखा, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, अमृत और विष, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भानभट्ट की आत्मकथा, रांगे राघव का मुर्दों का टीला, नागार्जुन का रतिनाथ की चाची, वालचनमा और फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल, रामदास मिश्र का पानी के प्राचीर, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, निर्मल वर्मा का अंधेरे बंद कमरे आदि का नाम उल्लेखनीय है। खाने के क्षेत्र में विष्णु प्रभाकर, रामदास मिश्र, निर्मल वर्मा, इलाचंद जोशी, रांगे राघव, मार्कंडेय आदि उल्लेखनीय है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता युग के प्रमुख गद्य लेखक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों का मोह भंग होने लगा, मूल्य टूटने लगे, व्यक्तित्व महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। लोग ऐसे में साहित्यकारों ने यथार्थ स्थितियों को उजागर किया। अब जो पहले जो रचनाएं लिखी जाती थी कल्पना पर आधारित या आसपास के परिवेश से गढ़कर नई रचनाएं जो लिखी जाती थी, उनसे लोगों का मोह भंग होने लगा। अब जो साहित्यकार का जो दृष्टिकोण था, वो दृष्टि थी, वो बदली और यथार्थ को ही उन्होंने अपनी रचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया और यथार्थ पर ही आधारित अपनी रचनाएं लिखने लगे। इसमें मोहन राकेश ने अंधेरे बंद कमरे के माध्यम से आस्थाहीन समाज तथा अनिश्चितता की स्थिति में लटके हुए मनुष्य को रेखांकित किया। इस दृष्टि से वे दिन, निर्मल वर्मा, मछली मरी हुई है, राजकमल चौधरी, डाक बंगला, कमलेश्वर, अपने से अलग, गंगा प्रसाद विमल, या पंत बंधु, नरेश मेहता, राग दरबारी, शीला शुक्ल, आपका बंटी, मनु भंडारी, धरती धन अपना, जगदीश माथुर, चितकौबरा, मृदुलागर, आधा गांव, राय मासूम, रजा, गोबर गणेश, रमेश चंद्र शाह आदि उपन्यास उल्लेखनीय है, जिनके जो पात्र थे, जिनका पृष्ठभूमि थी, वो अधिक यथार्थ पर आधारित थी। इस युग में कहानी को लेकर अनेक साहित्य आंदोलन हुए। कुछ प्रमुख कहानी आंदोलन है, जैसे नई कहानी,
मोहन राकेश ने शुरुआत की। एक कहानी गंगा प्रसाद विमल, सचेत कहानी महीप सिंह, समांतर कहानी कमलेश्वर। इसी समय आधुनिकता बोध की प्रवृत्ति उभरी। इसके परिणाम स्वरूप भुवनेश्वर की सूर्य पूजा और भेड़िए शीर्षक कहानियों को जैनिन अज्ञा और लचन जोशी ने पल्वित किया। 1950 के बाद की कहानियों में क्रमशः व्यक्तिगतता का दबाव बढ़ता गया। प्रगतिवादी विचारधाराओं के प्रतिनिधि कहानीकार हैं यशपाल, जिसकी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई है। अज्ञा ने व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है। इलाचंद जोशी ने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री प्रस्तुत की है। अमृत राय, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, उषा प्रियवदा, महीप सिंह आदि इस युग के उल्लेखनीय साहित्यकार हैं। कथा साहित्य के साथ साथ यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, बाल साहित्य, लघु कथा आदि अनेक विधाओं का सूत्रपात इसी युग में हुआ। आज का युग विमर्शों का युग है। स्त्री, दलित, आदिवासी, वृद्ध, किन्नर, किसान, अल्पसंख्यक, पर्यावरण आदि अनेक विमर्श साहित्य के केंद्र बने गए हैं। प्रभाकेता, अनामिका, मैत्री, पुष्पा, कृष्णा, अग्निहोत्री, मृदुला सिन्हा, ओम प्रकाश पुन्नी सिंह, सुशीला टॉक, भोरे, रणेंद्र, रमेश उपाध्याय, मोहा मांझी आदि अनेक साहित्यकार सामने आ रहे हैं। हिंदीगत साहित्य का विकास निरंतर बढ़ता जा रहा है और प्रगति करता जा रहा है। अब आते हैं इसका सारांश। आधुनिक काल वास्तविक रूप से गद्य के विकास का काल रहा है। इस काल से पहले भी हिंदी साहित्य में गद्य लेखन के कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका प्रेमार्जित नहीं है। 18वीं शताब्दी में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का गद्य ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ प्रेमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक है और रामप्रसाद निरंजनी प्रथम को प्रौढ़ गद्य लेखा। आरंभिक गद्य लेखकों में सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और सदर मिश्र प्रमुख हैं। उनके इसी काल में हिंदी गद्य के स्वरूप को लेकर एक बहस भी छिड़ी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जहाँ हिंदी में अरबी फारसी शब्दों को स्वीकार करने के पक्षधर थे, वहीं राजा लक्ष्मण सिंह ने इन्हें हिंदी में स्वीकार करने से मना कर दिया था। वो इसके पक्ष में नहीं थी। वो माना था हिंदी अलग भाषा है तो इसका भी अलग होना चाहिए, इन शब्दों का समावेश हिंदी भाषा में नहीं होना चाहिए। भारतेंदु ने मध्यम मार्ग अपनाकर खड़ी बोली को गद्य के लिए अपनाया। आगे के साहित्यकारों ने इसी खड़ी बोली को साहित्यिक रूप में विकसित किया। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखकों ने हिंदी गद्य के अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। आधुनिक काल वास्तव में गद्य साहित्य के विकास का काल है, जिसका विकास भक्ति काल से प्रारंभ होकर आज तक हो रहा है। बच्चों, आप अपने सिलेबस से संबंधित जिस टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक का वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में पहुंचाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।